हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग 9 चैप्टर तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से गौर करेंगे और सारी चीज़ों को, जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक एक करके हम देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके चीजों में है वायुमंडल में जल। क्या देखते हैं? वायुमंडल में जो आपका जल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके आपका देखेंगे। क्लियर है? अब अगर आप इनको देखते हैं, आइए, तो वायुमंडल में जल को लेकर क्या मात्रा है, संघनन है, बाष्पीकरण है, तो इसमें बहुत सारी चीजों को मैं आपको समझा चुका था। बेसिकली इसमें चैप्टर हमारा हो चुका है। तो इसमें अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, तो मैंने आपको वाष्पीकरण को समझा दिया है, संघनन यानी कि कंडेंसेशन को मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि पानी है, टेम्परेचर पड़ता है, उस पे पानी आपका वेपराइज होता है, वेपराइज होकर गर्म होकर ऊपर उठता है भाप की फॉर्म में। भाप फॉर्म जाकर ऊपर एक स्थान पर जाकर जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ जाकर संघनन इकट्ठी हो जाती है। फिर वो आपकी वर्षा पड़ती है। वर्षा को देखा, ओस को हमने देखा। जो चीज आसमान में जमनी थी वो आपका नीचे जम जाए उसको ओस कहते हैं। हमने कोहरे को देखा, हमने कुहासे को देखा। कोहरे कुहासे में हमने आप जो है आपका विजिबिलिटी को लेकर अंतर कहा, और मैंने ये कहा जो कुहासा है, कुहासे में क्या होती है, दृश्यता, देखने की विजिबिलिटी शून्य तक होती है। ये हमने इन सारी चीजों पर आपका जिक्र किया। उसके बाद हमने बादल को देखा, तुषार को देखा। इन सारी चीजों को हमने देख लिया। आज हम मेन जो शुरुआत करने वाले हैं, हम इसमें बादल से करेंगे कि आपके बादल क्या होते हैं। ठीक, तो बादलों पर आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे पूरा देख लीजिए, जान लीजिए, कर लीजिए। देख लिया, कर लिया आप लोगों ने, जान लिया। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का बताइए, आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे आपका चैप्टर के अंतर्गत। पहले आप एक बार देखिए कि कोहरा, कुहासा और आप में कोई अंतर है। और मैंने आपको ये भी बताया कि बाष्पीकरण में आपकी गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें देखा है, पढ़ा है और सीखा है। चलिए, तुषार को देखा आपने। चलिए देखिए, जो आपका तुषार है, आर्द्रता धरातल पर हवा ऊपर संघनन केंद्रों में ठंडी ना होकर, जैसे पत्थर, घास इत्यादि पर ठंडी हो जाती है, तो सुबह वो आपकी तो पृथ्वी की सतह पर बूंदों के रूप में हमको आपका दिखाई देती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आगाह साफ होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और कोल्डनेस होनी चाहिए, रातें लंबी होनी चाहिए। जैसे आज के समय में देखिए, जो फिलहाल टाइम चल रहा है, ये बड़ा अच्छा है ओस को समझने के लिए। एक तो पहली बात है, जो आपका आसमान है साफ है, रात में आपका ठंडी है रातें, और ऊपर से आपका लंबी भी हैं। तो सुबह आप कोई, आप छोड़िए, आप पत्थर पर, बाइक पर कोई सामान बाहर छोड़ दीजिए, उस पे ओस आपको जमी हुई मिलेगी। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें बात कर रहे हैं तुषार की। तुषार क्या है? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है। कहाँ बनता है? जो आपका ठंडी सतह होती है उन पर बनता है, जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो। संघनन कैसा हो? तापमान के जमाव बिंदु से नीचे हो, अर्थात औसांक जमाव बिंदु पर ही नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रूप में जमा होती है। तुषार क्या होती है? जो पानी की अतिरिक्त बूंदे हैं वो छोटे छोटे जो आपके रवे हैं, रवे का मतलब होता है क्रिस्टल, जो फॉर्म होती है उसको रवा कहते हैं, उस फॉर्म में जमा होती है। ठीक, और उजले तुषार बनने की सबसे उपयुक्त अवस्था ओस बनने की अवस्था के समान है। केवल हवा का तापमान ही जवाब बिंदु पर या उसके नीचे होना चाहिए। ये हमको देखना। बात करते हैं इसके अंदर। अब हम कोहरा कुआसा हम लोग, मैं आपको बता चुका हूं। अब मेन है बादल की बात करने की। तो ध्यान देकर एक एक शब्दों को बड़े अच्छे से समझना है और बात करना है। बादल पानी की छोटी बूंद या बर्फ के रवों में सहित होता है। जो आपको बादल देखने के लिए मिलेगा, इसमें पहली बात छोटी छोटी बूंदें होती हैं और बर्फ के छोटे आपके रवे होते हैं। इनसे मिलकर ही आपका बादल बनता है।
जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है। जो क्या होता है, जलवाष्प जो है पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र के संघनन के कारण ही होता है। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है। जो आपका बादल है, उस बादल का फॉर्मेशन कुछ ऊंचाई पर ही होता है, इसलिए ये विभिन्न आकार के होते हैं। ऊंचाई, विस्तार, संघनन, पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? बादलों को 4 रूपों में बांटा गया है। ठीक, पहला है पक्षीय मेघ, दूसरा है कपासीय मेघ, तीसरा है स्तरीय मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। ये सारे बादल, ये सारी चीजें हमको यहाँ देखने के लिए स्पष्ट रूप से आपका मिलती है और पाई जाती है। ठीक है, उन सारे बादलों को ये आप इनको देखेंगे तो बेसिकली बादल कितने प्रकार के हुए, तो आप कहेंगे बादल मुख्यतः 4 प्रकार के हमको देखने के लिए मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हमको बादल आपका मुख्यतः देखने के लिए। पक्षभय मेघ, यानी कि वे ऐसे बादल, पक्षभय मेघ का निर्माण 8,000 से 12,000 की मीटर की ऊंचाई पर होता है। जो आपका, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से जो बादलों का निर्माण आपका 8,000 से लेकर 12,000 के बीच बनता है, ये मैंने के बनाया है, के बीच की ऊंचाई पर जो बादल बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ये पक्ष। ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, यानी कि कोई बादल यहां होगा तो कोई यहां होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। तो जब भी आपको आसमान में स्पष्ट बादल आपको दिख रहे हैं, कोई बादल इधर दिख रहा है, कोई आपको उधर दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ यार बादल तो हो रहे हैं पर इतने नहीं हो रहे, ऐसे बोलते हैं ना। बिखरे होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। कैसे दिखते हैं? पंख नुमा भी वो आपको दिखाई देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारे क्या है भैया? ये आपका बादल है, आपका पक्षभय बादल। ठीक, और ये हमेशा आप देखेंगे व्हाइट कलर में ही रहेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इसको पहचानने के 2 प्राइम तरीके हैं। पहला, इनकी हाइट, अगर हाइट भी ना पहचानी जाए, पतले और बिखरे हुए होते हैं पहली, और दूसरा सबसे प्राइम जो है ये सफेद कलर के। बादलों में तो काले, सफेद, घनघोर, घटा से धुएं जैसे लगते हैं ना आम भाषा में, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वो बेसिकली पाए जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा कपासीय मेघ। कैसे हैं? कपासीय मेघ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये कैसे हैं? रुई के समान के, और जो इससे ऊपर वाले हैं वो कैसे हैं? पंख के रूप में प्रतीक होते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रातः 4,000 से 7,000 की ऊंचाई पर बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन से बादल बनते हैं, तो हम कहेंगे पक्षभय मेघ आपके जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर बनते हैं, और उसके बाद 4,000 से लेकर 7,000 की मीटर की ऊंचाई पर हमारे कपासीय मेघ बादल बनते हैं। ये आपका छितरे तथा इधर उधर बिखरे जा सकते हैं और चपेट आधार वाले होते हैं, बिखरे होते हैं। ठीक, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, इनको कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, फिर आगे देख लीजिए बच्चे। एक बार देख लिया आपने, आगे बढ़े। चलिए, तो सबसे ऊंचाई पर पक्षभय मेघ, उसके बाद कपासीय मेघ, अब तीसरे स्तर पर है स्तरीय मेघ। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। कैसे होते हैं? परतदार होते हैं और बहुत बड़े भाग में फैले होते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा का ह्रास का मतलब होता है ऊष्मा को नष्ट करते हैं, या अलग अलग तापमान पर हवा के आप में मिश्रित होते हैं। तो फिर उसमें आपका जो हवा का तापमान है, टेम्परेचर है, उसके रूप में मिल जाएंगे और आपका आज जो है मिश्रित हो जाएंगे, आपका मिश्र के रूप में हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कौन से? स्तरीय मेघ। तो कुछ इस प्रकार के चित्र होते हैं। और ध्यान दीजिए, जो पहला वाला हम पक्षीय मेघ पढ़ रहे थे, एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ऐसे दिखाई देते, लेकिन होते हैं साफ ही, ऐसा नहीं है, इस जैसे ही होते हैं लगभग। ये देखिए, चलिए देख लिया।
तो ये दोनों आपको बादल दिखा देंगे। पहले ऐसा होता है, फिर इस तरीके से आपका उमड़ जाता है और हम कहते हैं भैया अब तो वर्षा आने ही वाली है कुछ ही पलों में। और फोर्थ होते हैं वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले और गहरे सलीटे कलर वाले होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, इस प्रकार के, ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मध्य स्तरों और पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे जो आपके वर्षा मेघ है ये पृथ्वी के सबसे जो आपके नजदीक हैं ये आपके होते हैं। और कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। कई बार आप पहाड़ पर जाइए तो आप ऊपर चले जाएंगे और बादल आपको नीचे दिखाई देंगे। बहुत बार आपने देखा हो, आप किसी हाइट पर जाएं, मान लीजिए आप 3000 4000 पर चले जाते हैं तो आपको नीचे दिखाई देंगे बादल। 3000 पर जाने के बाद भी आपको ऐसे नीचे लगेंगे कि बादल को हमने आपके नीचे छोड़ दिया। तो कौन से, वर्षा। और देखिए सूर्य की किरणें इनमें बहुत कम अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी का मतलब है कि सूर्य की किरणें इनसे पार नहीं हो सकती। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत भी दिखते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन आपका सतही होते हैं। किस तरीके होते हैं, आपका मोटे होते हैं, जलवाष्प की आकृति के रूप में, विहीन सहित के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये मूल 4 रूपों में मिलकर बादल निम्नलिखित बादलों का निर्माण करते हैं। अगर ऊंचे बादल हैं तो उनमें पक्षावीय मेघ, पक्षावीय स्तर मेघ और पक्षावीय कपासी। और अगर आपके मध्य ऊंचाई पर हैं तो मध्य स्तरीय तथा आपका कपासीय मध्य। और कम ऊंचाई के बादल हैं तो स्तरीय कपासीय, स्तरीय वर्षा मेघ और एवं कपासीय वर्षा मेघ के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऊंचे जितने भी हैं, हम जितने भी अधिक ऊंचाई पर होगा हम उनको क्या कहेंगे, पक्षभय मेघ कहेंगे। और जो आपके बीच के होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, स्तरीय, स्तरीय कहेंगे। और स्तर में भी दिख रहा है, पहला स्तर मध्य और आपका पासी यानी कि जो आपका रुई के जैसे। उसके बाद जो कम ऊंचाई पर है तो उसमें स्तर भी होगा और कपासीय स्तर भी होगा, स्तर होगा, वर्षा भी होगी और एवं कपासीय वर्षा मेघ भी होगी। तो दोनों प्रकार के इसमें मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए लास्ट वाले में क्या होगा, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, ये मिल गया। इसमें अब क्या होगा, इसमें ये फर्स्ट और इसका ये वाला आपका वर्षा वाला मिलकर बना देगा। और इसमें ये और ये मिलकर आपका वर्षा स्तरीय बादलों को आपका निर्माण करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए। हो गया बच्चों, देख लिया बच्चों। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार का बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का विरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध रोकने में असफल रहता है, रोकने में क्या रहे, असफल हो जाता है, तो तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण कहते हैं। नमी मुक्त होने की अवस्था को ही वर्षण। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षण कैसा हो, पानी के रूप में, तो वर्षा कहते हैं। और अगर ठोस अवस्था में होता है तो उसे हम वर्षण कहलाते हैं। द्रव अवस्था में हो या ठोस में, क्लियर है। जब तापमान 0 से नीचे होता है तब वर्षण हिम पतलों के रूप में होता है। आप देखते हैं रुई के जैसी जो आपकी वर्षा है हमको होते हुए प्रतीत होती है और हमको जो है रुई के रूप में होती है वर्षा दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, जिसे हम हिमपात कहते हैं। हिमपात मतलब स्नोफॉल। हम कहते हैं भैया टेम्परेचर नीचे गिर गया है, आज देखना बारिश नहीं होगी, बर्फ पड़ रही है। तो ये क्या है, बेसिकली स्नोफॉल होता है। क्लियर है। नमी षटकोण के रवे के रूप में निमुक्त होती है। ये रवे हिम धूल का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिम के आकार के वर्षण दूसरे में समहित वृष्टि तथा कारणपात है। यद्यपि कारणपात काफी सीमित मात्रा में होता है, समय और क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। कैसा होता है, यदा कदा ही होता है। सामान्य दृष्टि जमी हुई बूंदे या फिर पिघली हुई बर्फ पानी जैसी बूंदे होती है। जमाव बिंदु तापमान के साथ साथ जब वायु की एक परत की सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरता है तब समहित वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा में मिलती हैं,
इसके लिए परिमाण स्वरूप ये ठोस हो जाती है। कैसी हैं? ठोस हो जाती है। सतह पर वर्षा की बूंदों में भी छोटे आकार का रूप में आपका गिरती है। कैसे गिरती हैं? छोटे आकार के रूप में ये आपका गिरती है। और कह रहे हैं कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ की छोटी गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। जब वो आपका वर्षा की बूंद बादल से मुक्त हो जाती है तो सीधी गोली के रूप में बनकर आपका टुकड़े के फॉर्म में नीचे गिरती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे हम ओलापात कहते हैं। आप देखते हैं जब आपका डी पॉइंट यानी कि औसांग बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चल जाता है तो अचानक क्या होता है, टेम्परेचर नीचे गिरने की वजह से पानी जम जाता है और उससे क्या क्या होता है, ओला वृष्टि जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। यह वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ओला पत्थर एक के रूप में बर्फ की कई संकेंद्रित परतों पर होती है। ठीक उसी रूप में आप सेकेंडरी के रूप में इनको देख सकते हैं और पाए जाते हैं। वर्षा के जो प्रकार हैं, इन वर्षा के प्रकारों को हम लोग आपका एक उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख कार्यों में बांटा जा सकता है। अब वर्षा के प्रकार कैसे होते हैं, कितने बांटते हैं, तो इंपॉर्टेंट करिए 3 प्रमुख रूप हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवतीय, यानी कि हम जो कहते हैं प्रफटल आपका। तो आपका संवहनीय वर्षा कंडेंसेशन रेनफॉल, पर्वतीय रेनफॉल और आपका साइक्लोन रेनफॉल, 3 प्रकार की वर्षा के प्रकार ही हमको पाए जाते हैं, जो हमें तीनों प्रकार की वर्षा के प्रकारों को आपका देखना है कि भैया वर्षा के 3 प्रकार कौन से होते हैं। संवहनीय वर्षा, सबसे पहले देखिए संवहनीय वर्षा, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठ जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों पर पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान कम हो जाने के कारण ठंडी होती है। परिमाण स्वरूप संघनन की क्रिया होती है। कपासीय मेघ का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली के कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इसलिए वर्षा गर्मियों के दिनों में या दिन में गर्म के समय ही प्राय होती है। विषुवतीय क्षेत्र में खासकर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के भीतर भी प्राय होती है। होता क्या है, पानी गर्म हुआ, बाष्प बनी, ऊपर उठी, संघनित हुई और वर्षा हो गई। क्लियर है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, भाप बनी, ऊपर उठी और कंडेंसेशन के रूप में आपका वापस वर्षा होती है। आप इक्वेटर पर जाइए, बहुत तेज धूप निकलेगी, पानी को वेपराइज करेगी, 2 बजे के बाद वर्षा हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसी को कहते हैं संवहनीय वर्षा। देखिए, देख लिया। अगला देखिए पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त हवा की सहित पर्वतीय ढाल पर आती है, यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो यह फैलने लगती है। यानी कि हवा संतृप्त होकर जब पहाड़ के सारे ऊपर उठती है और तापमान गिर जाता है, मान लीजिए यह आपका हवा का किनारा है, इस तरीके से जैसे ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा का मुख्य गुण है कि पवन विमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है, इतने क्षेत्र पर ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है और ये रहता है छाया वृष्टि प्रदेश। पवन विमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। इस भाग को वर्षा होने के कारण हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचा देती हैं और नीचे की ओर उतार देती हैं। उनका तापमान बढ़ जाता है और इन्हें आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पवन ढाल सूखे वर्षा विहीन रहते हैं और पृथ्वी पवन भाग में स्थिर होने से इनमें कम वर्षा होती है। उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जाना जाता है। कैसा है, स्थलकृत वर्षा के नाम से जाना जाता है। आप इसे इस पुस्तक में 10वें अध्याय में वही रूपण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या चक्रवातीय वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। चक्रवातीय वर्षा को समझने के लिए इसको 10 को देखें। संसार में वर्षा वितरण, एक साल में वर्षा की सतह पर अलग अलग होने वाली वर्षा की विभिन्न मात्रा को कह रहे हैं। वर्षा की विभिन्न मात्रा को यह
अलग अलग आपके मौसम में होती है। सामान्य तौर पर जब विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है। विश्व के आपके तटीय क्षेत्रों में महाद्वीप के भीतर ही अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। विश्व का स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पे ऊपर अधिक वर्षा होती है महासागरों, क्योंकि वहां पानी का स्रोत अधिकतम के कारण वाष्पीकरण क्रिया लगातार होती है। विषुवतीय वृत्त से 35 से 40 डिग्री दक्षिण छाया पूर्वी के तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ घट जाती है, लेकिन विषुवतीय वृत्त में 45 से 65 दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिम के किनारे पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की ओर घटती जाती है। जहां भी पहाड़ तक के समानांतर होता है वह वर्षा के मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान में अधिक होता है, पवन विमुख ढाल में अधिक होता है। यह पृथ्वी पवन दिशा की तरफ घटती जाती है, यह पृथ्वी पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्तियों को निम्नलिखित रूपों में पहचान सकते हैं। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेश के पश्चिम तट के किनारे के पास पर्वतों के वायु के ढाल पर तथा मानसून वाले आपका क्षेत्रों के तटीय भाग में बहुत वर्षा होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों की अतिरिक्त भागों में पृथ्वी वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। कि जो महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग यानी कि जो अंदर के भाग हैं उनमें कितनी है 100 से 200 सेंटीमीटर, और जहां जो आपके तटीय वाले क्षेत्र हैं वहां कितनी है 200 सेंटीमीटर, और बीच में 100 से 200 के बीच में आपकी वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्य होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केंद्रीय भाग शीतोष्ण क्षेत्र के ऊपर भीतर के भागों की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। महाद्वीप के भीतर का भाग को छाया वृष्टि क्षेत्र पर पड़ने वाले उच्च अक्षांश में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो भी आपकी छाया वृष्टि प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में जो हाई एल्टीट्यूड है उनमें आपका 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और वर्षा का मौसमी वितरण इसी को प्रभावित को समझने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्र जैसे विषुवतीय पट्टी ठंडे शीतोष्ण प्रदेश आपका पूरे वर्ष होती है। तो ये सारी चीजें हमको पूरे वर्ष का आपका दिखाई देता है और बात करता है, ठीक, और इसको समझ सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑप्शनल जो है बाद में कराऊंगा। सबसे पहले एक बार आप पीछे बढ़कर पूरा अच्छे से इसमें देख लीजिए, बात कर लीजिए, और किसी का कोई भी डाउट अगर क्वेरी रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा किसी स्कूल से आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया? चलिए, तो कोई भी डाउट है किसी बच्चे का आप मुझसे पूछिए। तो कल जो है हम इनके बहुत सारे ऑप्शनल हैं इनको करेंगे, कुछ इनके आंसर्स हैं इनको भी हम लोग 30 शब्दों में 150 शब्दों में इनको अच्छे से कर ले जाएंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे हम लोग। तो एक बार आप घर पर जाकर पूरा अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी आपका रहती है किसी प्रकार की तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।